नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस के अनिल। और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं राशियों पे ग्रहों की स्थिति के बारे में और राशियों में नक्षत्रों की स्थिति के बारे में। आज हम जानेंगे इस दूसरे अध्याय में कि कौन सा ग्रह किस राशि पे स्वराशि होता है, कौन सा ग्रह किस राशि पे उच्च का होता है और किस राशि पे नीच का होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि 1 से 12 राशियों के ऊपर नक्षत्रों की जो स्थिति है डिग्री वाइज वो कैसी रहती है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के स्वराशि, कौन सा ग्रह किस राशि का स्वामी होता है, इसकी बात करेंगे। तो मेष राशि और वृश्चिक राशि का जो मालिक है वो मंगल होता है। वृषभ राशि और तुला राशि का मालिक शुक्र होता है। मिथुन राशि और कन्या राशि का मालिक जो है वो बुध होता है। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा और सिंह राशि का मालिक सूर्य। धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और मकर और कुंभ राशि का स्वामी जो है वो शनि होता है। ये जो राशियां हैं वो जिन भावों में भी जन्म के समय होती है उन भावों का अधिपति ग्रह इन्हीं राशि के स्वामी को बोलते हैं। अब जैसे आप देख लें कि लग्न में मेष राशि है और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है जिसका मालिक मंगल है। तो हम क्या बोलेंगे कि लग्नेश और अष्टमेश ये मंगल है इस कुंडली का। वृषभ राशि द्वितीय भाव में और तुला राशि सप्तम भाव में तो क्या बोलेंगे कि शुक्र जो है वो द्वितीयेश है और सप्तमेश है, यानी कि दूसरे भाव के कारकत्वों का जो मालिक है वो शुक्र है और सातवें भाव के कारकत्वों का भी मालिक शुक्र है। ठीक है। मिथुन राशि और कन्या राशि, इसका मालिक बुध होता है। तो तृतीय भाव का मालिक भी बुध है और षष्ठ भाव का मालिक भी बुध है, क्योंकि इन भावों में इनकी राशियां हैं। तो हम बुध को क्या बोलेंगे कि वो तृतीयेश है और षष्ठेश है। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो चतुर्थ भाव में है, तो हम बोलेंगे कि चंद्रमा चतुर्थेश है, यानी कि चौथे घर का मालिक है। सिंह राशि पांचवें भाव में है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सूर्य पंचमेश है या पांचवें भाव का मालिक है। तो पांचवा भाव जिन चीजों का कारकत्व लेके बैठा है हम बोलेंगे कि सूर्य उसी चीज को सिग्निफाई करता है। जैसे सूर्य पांचवें घर में संतान को सिग्निफाई करता है कि अगर संतान के बारे में देखना है मेष राशि में तो सूर्य को देखेंगे, क्योंकि वो संतान का कारक बनता है, क्योंकि उसकी राशि पांचवें भाव के अंदर बैठी है ना। इसके बारे में धीरे धीरे भाव से लेकर के चर्चा करेंगे। अभी हम ग्रहों की जो राशियों पे अधिपत्य है हम उसकी बात कर रहे हैं। अब आते हैं कि ग्रह जो है वो विभिन्न राशियों पे यानी 1 से लेके 12 राशियों के ऊपर में कहीं पे वो स्वराशि होता है। जैसे अभी आपने देखा कहीं पे वो उच्च का होगा। उच्च का होने का मतलब यह है कि वो बलवान भी होता है और बहुत सुफलदाता हो जाता है। नीच राशि में बैठने का मतलब है कि वो अशुभ हो जाता है और प्रतिकूल फल देने वाला होता है, निर्बल हो जाता है। तो अब आप देखिए, मेष राशि के अंदर शनि को नीच का मानते हैं। आप देख पा रहे हैं मेष राशि में शनि नीच का है और कर्क राशि में मंगल नीच का होता है। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। हमने राहु और केतु को यहाँ पे नहीं लिया है, लेकिन आपको मैं बता दूं वो इसलिए नहीं लिया कि राहु और केतु का किसी भी राशि के ऊपर अधिपत्य नहीं होता, लेकिन विद्वानों का मत है कि मिथुन राशि में राहु उच्च का होता है और धनु राशि में केतु उच्च का होता है। मकर राशि के अंदर गुरु को नीच का बोलते हैं और मीन राशि में बुध को नीच का बोलते हैं। इन राशियों पे यदि जन्मकालीन ग्रह बैठे हों तो वो नीच का ग्रह कहलाएगा, यानी कि अपने भाव से संबंधित वो अशुभ फल देंगे। ठीक है। अब आपको बताऊं कि उच्च की राशि ग्रहों की क्या होगी, तो एक लाइन में आप याद कर सकते हो। या तो आप ये याद कर लीजिए कि मेष राशि में शनि नीच का होता है, तो मेष राशि से सप्तम भाव में जो राशि आएगी वहां पे शनि उच्च का हो जाएगा। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आप देखोगे तो जो शनि है वो तुला में उच्च का है, उच्च के ग्रह के बारे में लिखा है ना। अब आप मंगल को देखिए, कर्क राशि में नीच का होता है, यहाँ दिया हुआ नीच का ग्रह।
तो वो मकर राशि के अंदर उच्च का हो जाएगा। यानी कि जो ग्रह जिस राशि पे नीच का होता है उससे ठीक सप्तम भाव में पड़ने वाली राशि में वो उच्च का हो जाता है। तो अगर आप कोई एक भी मेमोराइज कर लें तो आपको याद रखने में आसानी होगी कि वो उच्च का कहाँ पे होगा। तो आप देखिए, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है क्योंकि वो तुला में नीच का था। ठीक है। चंद्रमा वृश्चिक में नीच का था तो उच्च का हो गया वृषभ में, सातवें घर के अंदर पड़ने वाली राशि में। अब गुरु मकर में नीच का था यहाँ पे, तो वो उससे सातवीं राशि कर्क राशि है, यहाँ पे गुरु उच्च का हो गया। तो आप देखते चलिए, सूर्य मेष राशि में उच्च का, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का, गुरु कर्क राशि में उच्च का, और कन्या राशि बुध की स्वराशि, और यहाँ पे भी वो उच्च का माना जाता है। तुला राशि जो है वो यहाँ पे शनि उच्च के होते हैं, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। तो ये आप मेमोराइज कर लीजिए कि यहाँ कौन सा ग्रह किस राशि का मालिक है, कहाँ पे वो किस राशि में वो नीच का होता है और किस राशि में वो उच्च का होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कि राशियों पे जो नक्षत्र हैं वो किस प्रकार से प्लेस्ड होते हैं। आपको मैंने बताया था कि राशियां जो हैं वो घूमती रहती हैं, हर 2-2 घंटे पे वो उसके भाव बदलते हैं। लग्न में मेष राशि हो, 2 घंटे के बाद वहां पे जो है ना वो वृषभ राशि आ जाएगी, फिर अगले 2 घंटे के बाद मिथुन राशि आ जाएगी, ऐसे क्लॉक वाइज ये चलता रहेगा। तो अब आप देखें यहाँ पे कि मेष राशि में अश्वनी नक्षत्र, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र आता है। तो अश्वनी का पूरा नक्षत्र आ गया 13 डिग्री 20 मिनट, भरणी का पूरा नक्षत्र आ गया 13 डिग्री 20 मिनट, जो कि 26-40 तक होता है। अब 26-40 और 30 डिग्री में केवल 3 मिनट और 20 सेकंड का, 30 डिग्री और 20 मिनट का ही स्थान बचता है। तो कृतिका का एक चरण आता है, क्योंकि अगर 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र है उसको 4 भागों में बांटेंगे तो 3 डिग्री 20 मिनट के 4 भाग बनेंगे। तो कृतिका नक्षत्र का पहला भाग मेष राशि में रहता है और कृतिका नक्षत्र कैरी फॉरवर्ड होती है वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि में 0 से 10 डिग्री तक कृतिका, उसके बाद 13 डिग्री 20 मिनट रोहिणी का पूरा आ गया, तो 23 डिग्री और 20 मिनट। तो 23 डिग्री 20 मिनट के बाद जो बचता है जगह वो होता है 6 डिग्री और 40 मिनट। तो मृगशिरा का 2 चरण यहाँ पे आता है, और इसी प्रकार से मृगशिरा मिथुन में कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो 0 से लेकर 6:40 तक मिथुन राशि के अंदर मृगशिरा नक्षत्र आता है। उसके बाद आद्रा नक्षत्र का पूरा 13 डिग्री 20 मिनट। तो इस प्रकार से वो टोटल जो है वो 20 डिग्री हो जाती है। और 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में 10 डिग्री का स्थान खाली होता है। तो वहां पे पुनर्वसु का तीन नक्षत्र, 3 चरण आते हैं और कैरी फॉरवर्ड हो जाता है कर्क राशि में एक चरण। तो पुनर्वसु का एक चरण जो है 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक कर्क राशि में। पुष्य नक्षत्र पूरा का पूरा 13 डिग्री 20 मिनट, इस हिसाब से 16 डिग्री 40 मिनट तक। और फिर क्या बच जाता है यहाँ पे 13 डिग्री 20 मिनट का जगह, तो वहां पे आश्लेषा नक्षत्र पूरा आ जाता है। तो आप देखोगे कि कर्क राशि जो है वहां पे आश्लेषा नक्षत्र भी समाप्त हुआ और कर्क राशि भी समाप्त हुई। इसी को गंड स्थान बोलते हैं, जहाँ पे राशि और नक्षत्र एक ही साथ समाप्त हो जाए उसको गंड बोलते हैं। अब आप यहाँ देखो, यहाँ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक नया नक्षत्र है मघा। तो मघा, सिंह राशि में मघा। अब जो पैटर्न यहाँ पे मेष वृषभ मिथुन और कर्क में है डिग्रियों का, वही डिग्रियों का हिसाब जो है ना वो सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक होती है। सिर्फ नक्षत्र बदलते हैं लेकिन डिग्रियों की संख्या वैसी ही चलती है। तो मघा नक्षत्र में 0 से लेकर 13-20, जैसे कि अश्वनी में 13-20 था। फिर पूर्वा फाल्गुनी 13 डिग्री से 26-40, जैसे भरणी का था। लेकिन जैसे ही उत्तरा फाल्गुनी बोलते हैं वहां पे एक चरण आता है, जैसे यहाँ कृतिका का था। ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो आप देखिए, कन्या नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी कैरी फॉरवर्ड हो गया, हस्त का पूरा चित्रा। तुला राशि के अंदर चित्रा स्वाति और विशाखा, और वृश्चिक राशि में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा। यहाँ आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र एक साथ समाप्त हो गए, यही स्थान गंड है। तो पूरी कुंडली में 3 स्थान होते हैं ऐसे जो गंड होते हैं। एक होता है कर्क राशि, दूसरा होता है वृश्चिक राशि, और तीसरा होता है मीन राशि। ठीक है।
तो यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र समाप्त हो जाता है। फिर धनु राशि से एक नया नक्षत्र शुरू होता है, मूल। तो मूल पूरा, पूर्वाषाढ़ पूरा, उत्तराषाढ़ का एक चरण आता है, कैरी फॉरवर्ड होता है 3 चरण उत्तराषाढ़ का मकर राशि में, श्रवण का पूरा, और घनिष्ठा के 2 चरण आते हैं। फिर घनिष्ठा यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाता है 2 चरण, शतभिषा का पूरा नक्षत्र कुंभ राशि में, और पूर्वा फाल्गुनी का 3 चरण। तो एक चरण जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है मीन राशि में, पूर्वा भाद्रपद का, उत्तरा भाद्रपद पूरा और रेवती पूरा। तो इस हिसाब से यहाँ पे मीन राशि भी समाप्त हो गई, और यहाँ पे रेवती नक्षत्र भी समाप्त हो गया, जो कि जिसको हम गंड बोलते हैं। तो ये आपको मेमोराइज करना है कि कौन सी राशि में कौन सा नक्षत्र किस डिग्री से लेकर के किस डिग्री पे होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए शनि जो है वो मेष राशि में आपका 15 डिग्री का बैठा है, तो वो कौन से नक्षत्र में जाएगा? तो मेष राशि में तो नीच का हो गया, और 15 डिग्री में है तो 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र होता है। तो हम क्या बोलेंगे? भरणी नक्षत्र। यानी मेष राशि में है और भरणी नक्षत्र में है। उसी प्रकार से चंद्रमा को ले लेते हैं कि वो मान लीजिए कर्क राशि के अंदर जो है वो 25 डिग्री का बैठा है, तो कर्क राशि उसकी स्वराशि हो गई। और 25 डिग्री यानी 16:40 से 30 डिग्री के बीच का जो है वो है आश्लेषा। तो क्या बोलेंगे कि चंद्रमा कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र में बैठा है। इसी प्रकार से जो भी ग्रह जिस राशि में बैठा हो और वो डिग्री वाइज जिस नक्षत्र में बैठा हो, हम बोलते हैं कि वो ग्रह इस राशि और इस नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, तो आपने ये मेमोराइज करना है, और ये बहुत सरल तरीका है मेमोराइज करने का कि आप केवल इस पैटर्न को मेष से लेके कर्क के पैटर्न को याद कर लीजिए और 27 नक्षत्र याद कर लीजिए, तो आप बड़ी आसानी से बिठा पाएंगे। इसके बाद चर्चा करते हैं राशियों के सिग्निफिकेशंस के बारे में, कि राशियों का अपना नेचर क्या है और वो किन किन चीजों को इंगित करती हैं। फिर बात करते हैं ग्रहों की, कि ग्रह जो है वो किन, उनका नैसर्गिक कारकत्व क्या है। और फिर बात करेंगे भाव की, कि भाव के जो सिग्निफिकेशंस है वो क्या होते हैं, यानी कौन सा भाव आपके जीवन की किस घटनाओं के बारे में जो है ना वो संबंधित होता है। पहले जो है वो हम कस्प के सिग्निफिकेशंस जानते हैं, कि कौन सा भाव किन चीजों के लिए जो है वो जाना जाता है, तो उसका महत्व जो है वो क्या है, ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सभी पे ले लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं दिखाता जाऊंगा। आप इसको, प्रथम भाव जो है वो किस चीज के लिए होता है, व्यवसाय में वो क्या दे सकता है, शिक्षा में क्या दे सकता है, रोग में क्या दे सकता है, ये एक एक करके सारी चीजें जो है ना वो आपको दिखा रहे हैं। ये आप यहाँ पे पहले प्रथम भाव का देख सकते हैं, ये आप पॉज करके आप लिख लेना। ये द्वितीय भाव के सारे सिग्निफिकेशंस है। दूसरा भाव जो है वो वाणी का भाव है, आंखों का भाव है, धन का भाव है, आपके परिवार का भाव है, नाखून के पोरों का भाव है। तो अनगिनत है ऐसा, ये तो बहुत लिमिटेड जो है ना वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बृहद पराशर होरा शास्त्र, एक पुस्तक आती है, तकरीबन 900 1000 पेज की किताब है, और ये गीता प्रेस से छपती है। तो आप वहां से खरीद लें, बहुत सस्ती किताब है। आपको 1000 पेज की जो किताब है वो 400-500 रुपए तक में मिल जानी चाहिए। आप वो किताब ले लें, उसमें प्रत्येक भाव के सिग्निफिकेशंस लिखे हुए कि किस चीज से क्या देखते हैं। तो आपको जैसे कोई पूछ ले कि भाई मेरा विवाह कब होगा, तो विवाह के लिए भाव कौन सा है, तो विवाह के लिए 7वां भाव है। कोई पूछे साझेदारी करनी है तो कौन सा भाव है, तो वो भी 7वां भाव है ना। कोई पूछ ले मुझे धन से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, तो वो कौन सा भाव है, वो दूसरा भाव है। कोई बोले कि भाई मुझे मकान खरीदना है, या मुझे माता के बारे में पूछना है, मुझे वाहन के बारे में पूछना है, तो वो चौथा भाव है। प्रोफेशन क्या होगा मेरा, वो 10वां भाव है। मेरे संतान के बारे में बताइए, वो कौन सा भाव है, वो 5वां भाव है। तो 1 से लेके 12 घरों के अंदर दुनिया में जितने भी जीवन के इवेंट्स होते हैं वो सब निहित होते हैं। तो ये एक एक करके मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन करके नो इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये तीसरा भाव हो गया, ये चौथा भाव हो गया। चौथा भाव जैसे बोला मैंने, शिक्षा का भाव है, माँ का भाव है,
घर का भाव है निजी जीवन के लिए है ना। उत्तरा संपत्ति है घरेलू सुख, बुढ़ापा और प्रलोभन। ये बहुत छोटी, बहुत कम बातें दी गई हैं, हजारों और सैकड़ों सिग्निफिकेशन है चौथे घर के। आपको सिर्फ दिखाने का तात्पर्य इतना है कि आप बेसिक बेसिक चीजें जो है ना वो आप ले लें। यहाँ पे हर एक चीज दी हुई है, रोग के बारे में, शिक्षा के बारे में, अंग के बारे में, मौत का कारण, है ना। किस भाव से क्या देखते हैं आप, ये केवल नोट करते जाइएगा पॉज करके। नवा भाव भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। 10वां भाव जो है वो आपके कर्म का भाव है। ये तो 12 भावों का जो विश्लेषण है तो वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको मैं बताऊं कि इसको दिखाने का जो कारण है वो क्या है। इसका दिखाने का कारण केवल इतना है कि पूछे गए प्रश्न से संबंधित भाव कैसे देखेंगे उसके लिए ये है। और जो जिस भाव में जो राशि होती है उसके मालिक की दशा में वैसी घटनाएं घटित होती है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये मिथुन लग्न का अ, जातक है। तो लग्नेश और चतुर्थेश, यहाँ पे क्या है मिथुन राशि, यहाँ पे क्या है कर्क राशि चतुर्थ भाव में। तो यदि खुद के बारे में जानना हो, शरीर के बारे में जानना हो, या ओवरऑल लगन के बारे में जानना हो तो हम बुध से देखेंगे। अगर प्रॉपर्टी के बारे में जानना हो, माता के बारे में जानना हो, वाहन के बारे में जानना हो, प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में जानना है, तो चौथे भाव से संबंधित जो भी घटनाएं होंगी वो हम बुध से देखेंगे, क्योंकि बुध यहाँ पे चतुर्थेश है। और कोई भी घटना केवल एक भाव से नहीं होती। कोई भी घटना मूल भाव के साथ साथ उसके जो सहायक भाव हैं, सपोर्टिव जो हाउसेस हैं, उनको मिला के बनाते हैं। जैसे अगर विवाह की बात करें तो हम क्या देखेंगे भाई, 7वां घर जरूर होना चाहिए। तो 7वां घर यहाँ पे कौन है, धनु राशि। तो धनु राशि का मालिक कौन है, गुरु। और शादी के लिए जो पंचम भाव है, लव एंड केयर का, ये होना चाहिए, मैग्नेटिक अट्रैक्शन होना चाहिए। तो शुक्र, अगर गुरु की दशा में शुक्र की भुक्ति आ जाए तभी भी काम हो जाएगा। दूसरा भाव क्या है, दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, शादी होगी तो कुटुंब बढ़ेगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है, चंद्रमा। शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो हम इसको भी ले सकते हैं, है ना। फिर 11वां भाव क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, उसका मालिक कौन है, यहाँ पे मेष राशि होने की वजह से क्या है, मंगल है। और जो इस भाव में बैठे हैं वो सब इनके कारक बनेंगे। ये धीरे धीरे हम सीखेंगे कैसे फलादेश करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप ये देखो कि जो भाव में जो राशि है उस भाव की राशि का अधिपति ही उस भाव का अधिपति होता है। और उस भाव की घटना को देने के लिए उस भाव में जो ग्रह बैठे हैं या उस भाव में जो देख रहे हैं हम उनको भी कॉन्सिडर करते हैं। तो धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे। अभी जो है ना वो हम लेके चलते हैं कि आपके कौन सा ग्रह जो है उसका नैसर्गिक गुण क्या होता है। एक एक करके जल्दी जल्दी आपको दिखा देंगे ताकि बेसिक चीजें जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हमने प्लैनेट ले लिया। अब प्लैनेट के अंदर उसके गुण क्या है सभी ले लेते हैं जितने भी हैं। सामान्य महत्व क्या है, व्यवसाय क्या है, शिक्षा क्या है, रोग क्या है, और शरीर पे किन चीजों का, किन अंगों पे इसका प्रभाव होता है। तो आप ये देख लीजिए सूर्य के बारे में। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा का सामान्य कैसे देखते हैं, चंद्रमा बेसिकली चंद्रमा का नैसर्गिक गुण क्या है, व्यवसाय क्या दे सकता है, शिक्षा क्या दे सकता है, रोग क्या दे सकता है, और शरीर के अंगों पे प्रभाव क्या है। एक एक करके ले लें, आपको नोट डाउन करना हो तो आप इसको पॉज करके ले सकते हैं। बुध का देख लें, गुरु का देखिए, शुक्र का देखिए, शनि का देखिए, राहु का देखिए, और केतु का। ये सारे सिग्निफिकेशंस मैंने आपको दिखा दिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइन के।
तो साइन किन किन चीजों को सिग्निफाई करती है? सामान्य महत्व, भौतिक विशेषता, व्यवसाय, शिक्षा, रोग और शरीर के अंग पे। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु। एक एक आप राशियों को नोट करने के लिए, नोट करने के बाद पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर उसको रन कर लीजिए। ये आपके राशियों के सारे आ गए। इसके बाद हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। तो 27 नक्षत्र होते हैं, सभी ले लेते हैं। सामान्य महत्व, व्यवसाय, शिक्षा, रोग और शरीर के अंग। ये अश्विनी का है, ये भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और आखिरी ये रहा रेवती। आप देख रहे हैं रोग के बारे में भी अगर जानना हो तो अगर कहीं पे कोई ग्रह जो है वो रोग दे रहा है और रेवती नक्षत्र में बैठा है तो वो आंतों का अल्सर दे सकता है, पैरों में गाउट दे सकता है, बहरापन दे सकता है, कान मवाद की बदबू, पैर की विकृति, बेचैनी, ये सब जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आप अगर इन चीजों को मेमोराइज करते हैं या नोट डाउन करके रखते हैं तो ग्रह अपने नेचर के हिसाब से भी रोग दे सकता है। जो भाव के अंदर बैठ के रोग दे रहा है उस भाव से संबंधित भी अंगों में रोग हो सकता है। चौथे और नवे घर का जो संबंध अगर बना रहा है तो चौथा घर प्राइमरी एजुकेशन और नवा घर हायर एजुकेशन है, तो वो भी बताएगा कि वो पढ़ेगा तो क्या सब्जेक्ट ऑफ स्टडी लेगा। तो जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब आप इन सिग्निफिकेशन से जान सकते हो। 4 सिग्निफिकेशन बताए मैंने, भाव के 1 से 12 घर, 9 राशियों के, 9 ग्रहों के, 12 राशियों के और 27 नक्षत्रों के। इसी में सब कुछ निहित है। और जो ग्रह जिस भाव का मालिक होता है उस भाव से संबंधित फल देते हैं। अब हम दृष्टि के बारे में जानेंगे। ये आखिरी टॉपिक है बेसिक फंडामेंटल्स के। इसको आप अगर समझ लेते हो तो आप फलादेश की तरफ दूसरे पड़ाव पे चल पड़ेंगे जहां पे हम चर्चा करेंगे षडवर्गों के बारे में। तो आप यहाँ पे जो है ना वो पहला सेमेस्टर समझ लीजिए आपने कंप्लीट कर लिया। अब आइए बात करते हैं दृष्टि संबंध की। अब आप ये जो आपका लग्न है आप इसको आप ध्यान से देखिए। तो जब दो ग्रह एक ही भाव में बैठेंगे तो हम बोलेंगे कि उनकी युति हो गई। जैसे यहाँ सूर्य और मंगल की युति हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि चौथे भाव में सूर्य जो है वो तृतीय है, तीसरे भाव का। ये छोटे भाई का, भाई बहन का कारक है, यात्रा का कारक है, ट्रेडिंग का कारक है, पत्रकारिता का कारक है, बहुत सारे हैं इसके सिग्निफिकेशन, है ना। और मंगल किस चीज का कारक है? फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, बड़े भाई बहन मित्रों का। और यहाँ पे षष्ठ भाव का, छठे भाव का।
तो इन दोनों की युति होके इन घरों के जो सिग्निफिकेशन है वो आपस में मिलेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो कि ये जो शुक्र है, ये अगर द्वितीय भाव में बैठ गया तो ये क्या बोलता है कि ये धन संबंधित बातों को दे सकता है, और उसमें उसकी एक राशि तुला पांचवें भाव में है और दूसरा व्यय भाव में है, तो वो इन दोनों भाव के सिग्निफिकेशंस को दूसरे भाव के सिग्निफिकेशंस को मिला देगा। ठीक है ना। तो अभी इतना डीप में नहीं जाते, हम सिंपल आपको जो बताना चाह रहे हैं वो ये है कि किस प्रकार से आप इसको देखो। सबसे पहले दृष्टि संबंध लेते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये जो चार प्लैनेट हैं, ये अपने भाव से सप्तम भाव में देखते हैं। जैसे चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है तो वो केवल यहाँ देख पा रहा है, सूर्य को, मंगल को और चतुर्थ भाव को, और कहीं भी नहीं देखेगा। सूर्य भी इस भाव को देख रहा है, चतुर्थ को, और सामने जो है वो चंद्रमा और दसम भाव को देख रहा है, क्योंकि वो सप्तम दृष्टि रखते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये चारों प्लैनेट अपने स्थान जहां कुंडली में बैठे हैं वहां से सातवें स्थान को देखते हैं। उसके बाद विशेष दृष्टियां होती हैं मंगल की। तो मंगल जहां भी बैठा होगा वहां से सातवें तो देखेगा, हर ग्रह अपने घर से सातवां देखता ही देखता है। लेकिन उसके अलावा मंगल को दो दृष्टियां अलग से दी गई हैं कि वो अपने घर से चतुर्थ भाव को देखेगा और अपने घर से वो अष्टम भाव को भी देखेगा। तो आप देखें, मंगल यहाँ बैठा है तो यहाँ से सातवें घर को तो देख ही रहा है, लेकिन वो यहाँ से चतुर्थ भाव को भी देखेगा, एक, दो, तीन, चार, यानी वो सप्तम भाव को भी प्रभावित करेगा देख के। फिर अपने से अष्टम भाव को देखेगा, तो यहाँ से हो गया सात और आठ, तो वो गुरु को, राहु को और एकादश भाव को भी देखेगा। तो अतिरिक्त दृष्टियां हैं मंगल की चौथी और आठवीं, ये आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गुरु की। गुरु को भी अपने स्थान से वो सातवां तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन वो अपने स्थान से पांचवा भी देखता है और अपने स्थान से वो नवम भाव में भी देखता है। तो यहां से पांचवा भाव क्या हुआ, एक, दो, तीन, चार, पांच, जहां भी बैठा होगा वहां से पांचवें घर को, छह, सात, आठ और नौ और नवम भाव को भी देखेगा और उसको प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे अपने भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को, तो गुरु जो है वो सप्तम भाव के फल को बहुत बढ़ा देगा। अब बारी आती है शनि की। तो शनि अपने घर से सप्तम तो देखेगा, इसके बाद भी उसकी दो दृष्टियां अलग से हैं, अपने भाव से तृतीय भाव में, एक, दो, तीन, और अपने भाव से दसम भाव में, यहाँ से हो गया सात, आठ, नौ और दस। तो शनि की जो दो दृष्टियां अलग हैं सप्तम के अलावा, वो है तीसरी और दसवीं, इसको भी नोट डाउन कीजिए। फिर राहु और केतु भी जो दृष्टि रखते हैं वो गुरु की तरह ही रखते हैं, यानी सातवें तो देखेंगे ही, पांचवें और नौवें भाव को भी देख लेंगे। तो ये हमने बात करी ग्रहों की दृष्टियों की, और ये आगे चल के आपको बहुत सारा दृष्टि और युति का फलादेश करने में आपको बहुत सहायक रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आपने पहला सेमेस्टर पूरा कर लिया है। अगले सेमेस्टर में आपको षडवर्गों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।